वेलकम स्टूडेंट्स। आज के इस कमाल के एक्सप्लेनर में हम अपने प्लैनेट पर मौजूद इस इनक्रेडिबल लाइफ को समझने और मैप करने वाले हैं। क्लास 9th सीबीएसई सिलेबस का ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो चलिए इस ज्योग्राफी के टॉपिक को मिलकर डिकोड करते हैं और कुछ नया सीखते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले एक बार सोचो, अगर 7 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ अमेज़न रेन फॉरेस्ट अचानक से बिल्कुल गायब हो जाए तो क्या होगा? या फिर क्या सहारा जैसे एक्सट्रीम जले हुए डेजर्ट में सच में लाइफ एग्जिस्ट करती है? ये सवाल किसी हॉलीवुड साईफाई मूवी के लग सकते हैं, पर ट्रस्ट मी, ये हमारी ज्योग्राफी का सबसे रियल और फैसिनेटिंग हिस्सा है। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम इन 6 मेजर एनसीईआरटी टॉपिक्स को मास्टर करने वाले हैं। नंबर 1, बायोस्फीयर एंड वर्ल्ड बायोम्स। नंबर 2, बायोस्फीयर रिजर्व्स इन इंडिया। 3, फॉरेस्ट्स एंड फॉरेस्ट ड्वेलर्स। 4, इकोटूरिज्म इन इंडिया। 5, कंजर्विंग फ्लोरा एंड फौना। और आखिर में नंबर 6, थ्रेट्स एंड फॉरेस्ट फायर्स। एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड लर्निंग जर्नी होने वाली है। शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक से। सेक्शन 1, बायोस्फीयर एंड वर्ल्ड बायोम्स, अंडरस्टैंडिंग अ ग्लोबल इकोसिस्टम। आखिर अर्थ पर ऐसी कौन सी चीज है जो लाइफ को एक्चुअली पॉसिबल बनाती है? जवाब है बायोस्फीयर। सिंपल इंग्लिश में समझे तो बायोस्फीयर वो अल्टीमेट जोन है जहां प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस और हमारा क्लाइमेट ये सब एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं और मिलकर सर्वाइव करते हैं। ये अपने आप में एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है, एक जायंट पजल की तरह, जहां अगर एक भी पीस अपनी जगह से हिलता है तो उसका असर हर लिविंग थिंग पर पड़ता है। अब हमारी ये दुनिया अलग अलग बायोम्स में बंटी हुई है ना? जैसे टंड्रा को ही ले लो, ये सबसे कोल्ड बायोम है जहां आपको पोलर बेयर्स मिलेंगे। फिर आता है ताइगा, जो कि एक्चुअली सबसे बड़ा लैंड बायोम है। और डेजर्ट की बात करें तो वहां एक्सट्रीम हॉट क्लाइमेट और मोस्टली कैमल्स देखने को मिलते हैं। और फिर आता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जहां बहुत टॉल ट्रीज और जबरदस्त बारिश होती है, जैसे कि हमारा अमेज़न। आप लोग चाहें तो रिवीजन के लिए इस इन्फॉर्मेशन को नोट डाउन कर सकते हैं। इस कॉन्ट्रास्ट को जरा इमेजिन करके देखो। एक तरफ हमारे पास आर्कटिक रीजन का टंड्रा है, जहां लगातार 6 महीने तक सिर्फ स्नो और फ्रॉस्ट ही रहता है। और ठीक इसके ऑपोजिट दूसरी तरफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, जो अकेला ही इस पूरे प्लैनेट की 30% एनिमल और प्लांट स्पीशीज का घर है। ये नेचर की डाइवर्सिटी सच में माइंड ब्लोइंग है। चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 पर, बायोस्फीयर रिजर्व्स इन इंडिया, प्रोटेक्टिंग मेगा बायोडाइवर्सिटी। अब हम ग्लोबल स्केल से अपना फोकस सीधा अपने देश इंडिया पर शिफ्ट करते हैं। 47,000, जी हाँ, हमारा देश इंडिया दुनिया के उन 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज में से एक है। हमारे पास लगभग 47,000 प्लांट स्पीशीज मौजूद हैं। अगर रैंकिंग की बात करें तो प्लांट डाइवर्सिटी के मामले में इंडिया दुनिया में 10th और एशिया में 4th पोजीशन पर आता है ना? प्राउड की बात। और सिर्फ प्लांट्स ही नहीं, हमारे पास लगभग 90,000 एनिमल स्पीशीज भी हैं। गुजरात के गिर फॉरेस्ट का वो मैजेस्टिक एशियाटिक लायन हो, या फिर उड़कर आने वाली ब्यूटीफुल माइग्रेटरी बर्ड्स जैसे कि साइबेरियन क्रेन्स, ये सब हमारी रिच और डाइवर्स वाइल्ड लाइफ का बस एक छोटा सा हिस्सा हैं। और इन सबको प्रोटेक्ट करना हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए। अब इन सब को प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिया में टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व सेटअप किए गए हैं, जैसे कि नीलगिरी, जो ईयर 2000 में ऐड हुआ था और ये इंडिया का सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व था। इसके अलावा सुंदरबंस, नंदा देवी और गल्फ ऑफ मन्नार जैसे इंपॉर्टेंट रिजर्व्स भी हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इन सब की लोकेशंस इंडिया के मैप पर याद रखना आपके लिए बहुत क्रूशियल है। आते हैं सेक्शन 3 पर, फॉरेस्ट्स एंड फॉरेस्ट ड्वेलर्स, द ह्यूमन एलिमेंट ऑफ ज्योग्राफी। ज्योग्राफी सिर्फ पेड़ पौधों और जानवरों की स्टडी नहीं है दोस्तों। इन कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम्स के अंदर जो ट्राइबल कम्युनिटीज रहती हैं, उनका भी तो कोई रोल होगा। देखो, फॉरेस्ट्स असल में वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं जो कई कम्युनिटीज की लाइवलीहुड यानी रोजी रोटी सपोर्ट करते हैं। ये लोकल क्लाइमेट को मॉडिफाई करते हैं और सॉइल इरोजन को भी रोकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक कड़वा सच ये भी है कि डिफॉरेस्टेशन, माइनिंग और ज्यादा ह्यूमन ऑक्यूपेंसी के कारण इन्हीं फॉरेस्ट ड्वेलर्स को आज बहुत सी प्रॉब्लम्स और लैक ऑफ रिसोर्सेज का सामना करना पड़ रहा है। उनके पास बेसिक जरूरतें पूरी करने की भी दिक्कत आ रही है। सेक्शन 4, इको टूरिज्म इन इंडिया, सस्टेनेबल ट्रैवल एंड इनकम। तो क्या हम ह्यूमंस फॉरेस्ट के साथ रिस्पॉन्सिबली इंटरैक्ट कर ही नहीं सकते? कर सकते हैं। और यहीं आती है इको टूरिज्म की बात।
इको टूरिज्म का बेसिक मतलब है एक नेचर बेस्ड और इकोलॉजिकली सस्टेनेबल टूरिज्म, यानी हम घूमने जाते हैं, नेचर को एंजॉय करते हैं, लेकिन उसको कोई नुकसान पहुंचाए बिना। इसका फायदा ये होता है कि वहाँ के लोकल लोगों की इनकम बढ़ती है और हमारे फॉरेस्ट्स भी प्रोटेक्ट होते हैं। आसाम का काजीरंगा नेशनल पार्क, उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट और केरला के लश ग्रीन फॉरेस्ट्स इसके सबसे बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं। अब बढ़ते हैं सेक्शन 5 की तरफ, कंजर्विंग फ्लोरा एंड फौना, प्रोटेक्टिंग आवर नेचुरल हेरिटेज। फॉरेस्ट्स की इतनी इंपॉर्टेंस और थ्रेट्स जानने के बाद ये देखना जरूरी है कि इनको सेव करने के लिए एग्जैक्टली क्या कदम उठाए जा रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट की तरफ से कंजर्वेशन एफर्ट्स का स्केल वाकई काफी बड़ा है। पूरी कंट्री में 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स, 103 नेशनल पार्क्स और 535 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सेटअप किए गए हैं। प्रोजेक्ट टाइगर जैसे स्पेशल इनिशिएटिव्स एक्टिवली चलाए जा रहे हैं। और एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, इंडिया के 18 में से 10 बायोस्फीयर रिजर्व्स ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड हैं और डायरेक्टली वर्ल्ड नेटवर्क का हिस्सा हैं। दैट्स अ ह्यूज अचीवमेंट। आते हैं अपने आखिरी और सबसे क्रिटिकल सेक्शन पर, सेक्शन 6, थ्रेट्स एंड फॉरेस्ट फायर्स, द डेंजर ऑफ एनवायरमेंटल इम्बैलेंस। एक तरफ इतने कंजर्वेशन एफर्ट्स हैं, तो फिर दिक्कत कहाँ है? ये एफर्ट्स आखिर इतने क्रिटिकली नेसेसरी क्यों हैं? क्योंकि रियल वर्ल्ड की सच्चाई काफी अलग है। एक तरफ हमारे टेक्स्ट बुक कॉन्सेप्ट्स हैं और एक तरफ डेली न्यूज़। पोचिंग, केमिकल पोल्यूशन, इंडस्ट्रियल वेस्ट और एलियन स्पीशीज के आ जाने की वजह से हमारा एनवायरमेंटल बैलेंस तेजी से बिगड़ रहा है। टाइगर और राइनोज की ट्रैजिक डेथ्स की खबरें हम अक्सर देखते हैं और ये सिचुएशंस हमें बताती हैं कि अर्जेंट एक्शन लेना अब कितना जरूरी हो गया है। और इन्हीं बड़े खतरों में से एक सबसे बड़ा और डिस्ट्रक्टिव खतरा है फॉरेस्ट फायर्स, यानी जंगलों की आग। इसके मेन कॉजेज क्या हैं? मोस्टली ह्यूमन नेग्लिजेंस, बचा हुआ इंडस्ट्रियल वेस्ट और ऑफ कोर्स क्लाइमेट चेंज। इन्हें रोकने के लिए सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस अपनाना, लॉज को स्ट्रिक्ट बनाना और लोकल लेवल पर लोगों के बीच अवेयरनेस फैलाना लिटरली आज के वक्त की सबसे बड़ी मांग है। चलिए यहाँ थोड़ी देर के लिए एक ब्रेक लेते हैं, एक पॉज एंड थिंक मोमेंट, एक छोटी सी मेंटल इन्वेस्टिगेशन एक्टिविटी करते हैं। जरा सोचिए, आपके अपने लोकल एरियाज या आसपास के रीजन्स में अगर फॉरेस्ट फायर होती है तो उसके पॉसिबल रीजंस क्या हो सकते हैं? इस पर जरूर सोचिए और जो आज हमने टेक्स्ट बुक में पढ़ा है उसको अपने आसपास की रियलिटी के साथ कनेक्ट करके देखिए। ओके, इस एक्सप्लेनर के एंड की तरफ आते हुए फटाफट से एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं ताकि सब कुछ याद रहे। बायोस्फीयर प्लांट्स, एनिमल्स और क्लाइमेट को आपस में कनेक्ट करता है। हमारी दुनिया के बायोम्स फ्रीजिंग टुंड्रा से शुरू होकर रिच रेन फॉरेस्ट्स तक जाते हैं। इंडिया के पास 47,000 प्लांट और 90,000 एनिमल स्पीशीज है, जिन्हें हमारे 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स प्रोटेक्ट करते हैं। और हाँ, इको टूरिज्म इनकम और नेचर कंजर्वेशन के बीच एक परफेक्ट बैलेंस बनाता है। अब टाइम है MCQ चैलेंज का। देखते हैं आपको कितना याद रहा। क्वेश्चन 1, रबर किस टाइप की वेजिटेशन को बिलोंग करता है? आंसर है ट्रॉपिकल एवरग्रीन। क्वेश्चन 2, सिमलीपाल बायो रिजर्व एग्जैक्टली किस स्टेट में लोकेटेड है? याद आई मैप वाली लोकेशन? करेक्ट आंसर है ओडिशा। मूविंग टू पार्ट 2, अपनी एनर्जी हाई रखिए, बस 3 सवाल और। क्वेश्चन 3, इनमें से कौन सा बायो रिजर्व वर्ल्ड नेटवर्क का हिस्सा नहीं है? इसका आंसर है मानस। क्वेश्चन 4, सिंचोना ट्रीज कितनी रेनफॉल वाले एरियाज में मिलते हैं? इसका सही जवाब है मोर देन 100 सेंटीमीटर। और हमारा आखिरी सवाल, दुनिया का सबसे लार्जेस्ट लैंड बायोम कौन सा है? आंसर है ताइगा। ग्रेट एफर्ट एवरीवन, आप सबने बहुत अच्छा किया। इस एक्सप्लेनर को हम एक बहुत ही पावरफुल और ज़रूरी थॉट के साथ एंड करेंगे, अर्थ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दोस्तों, अगर हमने नेचुरल एनवायरनमेंट का ये इनडिस्क्रिमिनेट डिस्ट्रक्शन, ये अंधाधुंध तबाही नहीं रोकी, तो एक दिन हमारा खुद का सर्वाइवल रिस्क में आ जाएगा। इस बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना सिर्फ हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, ये हम सभी की ड्यूटी है। तो बस कीप एक्सप्लोरिंग, कीप लर्निंग एंड स्टार्ट प्रोटेक्टिंग नेचर टुडे। मिलते हैं आपसे अगले एक्सप्लेनर में।